अब हम वॉशिंगटन चलेंगे, जहां I-24 न्यूज के वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वैगनहाइम व्हाइट हाउस से ताजा जानकारी देंगे। माइक, राष्ट्रपति के मुताबिक हम पहले से ज्यादा करीब हैं, लेकिन मुझे डेजा वू जैसा लग रहा है। क्या इस बार कोई ठोस संकेत हैं कि ये सच है? निकोल, जब से मार्च की शुरुआत में आपने मुझसे पूछा था कि क्या कोई समझौता हुआ है, तब से हम हर दिन जब भी ऑन एयर साथ होते हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूं? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। नहीं, कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है, बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं है। ये हो ही नहीं रहा है। बस बातचीत की बातें हो रही हैं, उन बातों पर भी बातचीत हो रही है जो शायद कभी हो। पहले कहा गया समझौता सोमवार को होगा, फिर कल या आज, अब शुक्रवार बताया गया, लेकिन कोई समझौता है ही नहीं। वे ईरानी समझौते के पक्ष में नहीं हैं, भले ही प्रशासन कहता हो कि वे समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं कर सकते। राजनीतिक और अन्य कारणों से राष्ट्रपति ट्रंप ईरानियों की मांगे नहीं मान सकते, इसलिए हम बार बार इसी मुद्दे पर अटक जाते हैं। हम ईरानियों और ओमानियों के बीच समझौते के बारे में और अधिक स्पष्ट जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में थोड़ी बेहतर दृष्टि मिलेगी कि अमेरिका ने उस विशेष समझौते को आकार देने में शायद क्या भूमिका निभाई हो सकती है। खासकर उस समझौते के गठन में जीसीसी देशों की क्या भूमिका रही, क्योंकि ओमानी अपने खाड़ी सहयोगियों से चिंताओं पर संपर्क में थे। इसके अलावा अगर आगे अमेरिका ईरान समझौते की बात करें, महीनों से यही बात चल रही है। हाँ, बातचीत हो रही है, हाँ कुछ होने वाला है, और इस हफ्ते भी किसी न किसी वजह से वो समझौता नहीं हो रहा है। तो जो डेजा वू मैं महसूस कर रही हूँ, आप पुष्टि कर रहे हैं कि वो सच है। माइक, इस तथाकथित समझौते में अमेरिका, ईरान, ओमान के बीच क्या होगा, इस पर रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये जून के एमओयू से कितना अलग है? तब होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और परमाणु वार्ता शुरू करने की बात थी। क्या हम फिर उसी पर लौट रहे हैं? ये सिर्फ लौटना नहीं, बल्कि उससे भी बुरा होगा। फिर भी जैसा कहा गया है, समझौता अमल में नहीं आएगा। लेकिन एमओयू के बाद हालात बदल गए हैं। जमीन की हकीकत, जैसा हम इजराइल के मामले में कहते हैं, इस खास स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात बदल गए हैं। और जो परिस्थितियां बदली हैं वो ये हैं कि ईरान ने, जैसा कि वो कहता है, अपने अधिकार को जताया है, संप्रभुता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही के लिए शर्तें लगाने का अधिकार। अब ईरान ये कह रहा है, कुछ आलोचनाओं को दरकिनार करने के लिए, कि वो ये काम ओमान के साथ मिलकर कर रहा है, जिसका भी उन दोनों देशों के अनुसार शर्तें लगाने का अधिकार है। वहां उनकी आर्थिक समुद्री सीमाएं हैं और इसलिए वे जो चाहें कर सकते हैं, जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है। और इसलिए ईरान ने इस अधिकार को पहले इस तरह नहीं जताया था। वे हमेशा इस पर कुछ न कुछ अधिकार होने का दावा करते रहे, लेकिन इस युद्ध से पहले कभी उसे इस तरह नहीं जताया था। अब वे उसे जता रहे हैं और इससे समझौते की रूपरेखा भी बदल जाती है। अब रिपोर्ट किए गए समझौते की रूपरेखा में वही 60 दिन की अवधि होगी जैसी समझौता ज्ञापन में थी। उस 60 दिन की अवधि के दौरान पारगमन निर्बाध रहेगा जब तक बातचीत चल रही है। ये वही बात है जो हमने पहले भी सुनी थी। सबसे अहम बात यह है कि अब उनके अनुसार ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित करता है, जबकि 28 फरवरी से पहले उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रह सकती है। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या ऐसे नए प्रतिबंध जो पहले नहीं थे जोड़े जा सकते हैं। तो अमेरिका के पास जवाब हैं। उसके पास ईरान द्वारा लगाए गए कदमों के खिलाफ जवाबी उपाय हैं, लेकिन फिर भी ये सिर्फ जवाबी कार्रवाइयों के चक्र को जन्म देता है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप तनाव कम करने का रास्ता तलाश रहे हैं, न कि और कदम या जवाबी कार्रवाई। माइक वैगनहाइम्स व्हाइट हाउस से इस सब का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए हमारे साथ डाना स्ट्रूल हैं, जो वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी में रिसर्च डायरेक्टर और मिडिल ईस्ट के लिए पूर्व डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं। डाना, I-24 न्यूज पर हमारे साथ आपका होना बहुत अच्छा है। अभी कुछ भी अंतिम नहीं है, जैसा कि हमारे व्हाइट हाउस संवाददाता स्पष्ट रूप से बताएंगे। लेकिन चलिए रिपोर्ट की गई जानकारी के बारे में बात करते हैं, डाना, क्योंकि ये चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि ईरान को कम से कम किसी न किसी रूप में हॉर्मुज जलदमरू मध्य के एक हिस्से पर नियंत्रण मिल जाता है। इसमें क्या खतरे हैं और क्या यह संभव है कि वॉशिंगटन वास्तव में ओमान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इस पर सहमति जता सकता है? हाँ, तो यहाँ दांव पर ये बुनियादी सिद्धांत है कि नौवहन की स्वतंत्रता बनी रहे और इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है। इसका असर हर दूसरे समुद्री चोक पॉइंट पर भी पड़ता है। तो अभी जैसा कि माइक ने कहा, इस समझौते की रूपरेखा सामने आ गई है और ये सिर्फ
60 दिनों के लिए है। और जो हमने नहीं सुना है वो ये है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और क्या ईरान आगे भी ये दावा करता रहेगा कि वो तय करेगा कि हॉर्मुज जलदमरू मध्य से कौन आ जा सकता है। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व के देशों पर ही नहीं, ये व्यापक वैश्विक शिपिंग समुदाय और अमेरिकी सैन्य नौवहन की स्वतंत्रता पर असर डालता है। अगर अमेरिका इस सिद्धांत पर अपनी स्थिति नहीं बनाए रखता, ये दुनिया भर के सहयोगियों और विरोधियों को संदेश देगा। क्या ईरान जून में हुए समझौता ज्ञापन से पहले की तुलना में अब मजबूत स्थिति में है या कमजोर? देखिए, ये दोनों ही हैं, कमजोर भी और मजबूत भी। मुझे लगता है कि ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियानों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब वो एक परमाणु हथियार क्षमता की दहलीज पर खड़ा देश नहीं रहा। उसका रक्षा औद्योगिक आधार बेहद कमजोर हो गया है। मध्य पूर्व में उसके कुछ प्रॉक्सी नेटवर्क बचे हैं, लेकिन हमने उन्हें समन्वित रूप में सक्रिय नहीं देखा। और हम जानते हैं कि इस युद्ध से पहले जो समस्याएं ईरान को प्रभावित कर रही थीं, वे आज भी बनी हुई हैं। गंभीर महंगाई, ईरानी लोगों को बिजली देने में असमर्थता, भयानक अर्थव्यवस्था, ये समस्याएं इस युद्ध के खत्म होने के बाद और भी बढ़ जाएंगी। दूसरी ओर अब ईरान के पास नया दबदबा है, जो होर्मुज जलदमरू मध्य के नियंत्रण से नहीं बल्कि जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन के जरिए है। वो होर्मुज जलदमरू मध्य से होने वाली शिपिंग पर भरोसे और उससे जुड़े बीमा उद्योग को खतरे में डाल सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, इसी दबदबे पर रहते हैं क्योंकि असली मुद्दा परमाणु मुद्दा अभी आया ही नहीं। तो फिर किसी भी नए समझौते में कौन कौन सी गारंटियां होनी चाहिए ताकि अगर कभी परमाणु वार्ता होती है तो ईरान हॉर्मुज जलदमरू मध्य पर अपने इस दबदबे का इस्तेमाल करके भविष्य में परमाणु वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश ना कर सके? सबसे पहली बात मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एकमात्र बातचीत ईरान और ओमान के बीच हो रही है और वो भी सिर्फ होर्मुज जलदमरू मध्य को लेकर है। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। यानी हमारे पास इजरायली और अमेरिकी सैन्य अभियानों द्वारा ईरान में की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट्स हैं। आज भी परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्सों के बने रहने की भी रिपोर्ट्स हैं। हमें पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते अतिरिक्त हमलों की अनुमति दी थी, जिन्हें बाद में उन्होंने रोक दिया, और ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को निशाना बनाने वाले थे। मुद्दा ये है कि हमारे अनुसार शासन की परमाणु कार्यक्रम को फिर से बनाने की प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं है। सवाल ये है, अभी कुछ समय है, लेकिन हम उसका क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की मौजूदगी की कोई गारंटी नहीं है। ईरान में बचे हुए संवर्धित यूरेनियम भंडार का भी कोई समाधान नहीं हुआ है। जब तक इन सवालों के जवाब और प्रक्रिया नहीं बनती, स्थिति अस्थिर रहेगी। हाँ, निश्चित रूप से ये वे मुख्य सवाल हैं जो भविष्य में बने रहेंगे। दाना, खाड़ी देशों का क्या? जब बात होर्मुज जलदमरू मध्य से उनके निर्यात की आती है तो वे इस व्यवस्था पर भरोसा करने से पहले क्या मांग सकते हैं? मुझे लगता है कि खाड़ी देश मुश्किल में हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था होर्मुज जलदमरू मध्य से निर्यात और पारगमन पर निर्भर है, खासकर कुवैत और बहरीन, जिनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इन देशों में से बहुत से देश इस समय तनाव कम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें साफ साफ समझ है कि ईरानी शासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये शांति का साझेदार नहीं बनेगा। इन खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की सीमा, दायरा और पैमाने को देखते हुए तो सवाल ये है, हम इस बहुत ही हित आधारित, बहुत ही अस्थायी समझौते से जो होर्मुज जलदमरू मध्य पर है, आगे कैसे बढ़ें? डाना स्ट्रॉल A24 न्यूज पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।